हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ज्वालामुखी के विषय में। ज्वालामुखी क्यों आता है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, कौन से पदार्थ इसमें निकलते हैं, ये सारी बातें इस लेक्चर में अपने करने वाले हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो रीट एसएसटी के जो आपका सिलेबस है उसकी यूनिट नंबर 6 का पार्ट है। पिछली क्लास में हमने बात की थी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियों के विषय में। दोस्तों बाह्य शक्तियों में तो उसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक शक्तियों के अंदर आते हैं अंतर्जात बल, और अंतर्जात बल के कारण देखिएगा ज्वालामुखी भी आते हैं, भूकंप भी आते हैं। इनके विषय में अपने यहाँ बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम ज्वालामुखी के विषय में जानेंगे, जो कि अंतर्जात बल उसके लिए विशेष उत्तरदायी माना जाता है। दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि पीछे वाली जो 5 यूनिट हैं वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पिछला सिलेबस पूरा नहीं किया है तो इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आई बटन पर दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप पिछली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम देखते हैं ज्वालामुखी होता क्या है। दोस्तों बिल्कुल हम साधारण शब्दों में बात करना चाहें, देखिएगा जैसे ये हमारी पृथ्वी की सतह रहेगी, उसके काफ़ी नीचे जाकर के देखिएगा जो है भूमि का जो स्थल रह गया वो मैग्मा के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी गर्म होता है, तप्त होता है। पिछली क्लासेस में हमने बात भी की थी कि जो हमारे अंतर्जात बल है, हॉटस्पॉट के कारण जो एनर्जी वेव्स जो हमारी बनती हैं उसके कारण कहीं कहीं क्या हो जाता है, हॉटस्पॉट हमारा विकसित हो जाता है। दोस्तों और जब ये हॉटस्पॉट से निकलने वाली संवहनीय तरंगाएं जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो लावा है वो यहाँ से पृथ्वी की सतह से बाहर निकलना शुरू कर देता है। दोस्तों जिस मुख से ज्वाला निकले यानी आग निकले, ये तब तो ज्वाला निकलती है, इसी कारण से ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों ये जब लावा जो है बाहर आता है या आने का प्रयास करता है दोस्तों, तो दोनों ही सूरत में हम इसे ज्वालामुखी क्रिया ही कहते हैं। इसको पूरी क्रिया के रूप में मान करके चलिएगा। दोस्तों तो ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, जिसमें पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है, मैग्मा क्या होता है, तप्त और पिघली हुई चट्टानें होती हैं। ये जो मैग्मा है जो पृथ्वी सतह से या तो बाहर आता है या बाहर आने का प्रयास करता है। दोस्तों जरूरी नहीं है बाहर निकल जाए, ये यहीं पर जम जाता है तो भी उसे हम ज्वालामुखी क्रिया ही कहते हैं। दोस्तों अगर अंदर आया तो फिर ये आंतरिक ज्वालामुखी हो गया, और ये जो लावा है वो बाहर निकल गया तो बाह्य ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। देखिएगा दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ज्वालामुखी क्या है, एक क्रिया है जिसमें पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर आता है या बाहर आने का प्रयास करता है, तो इस क्रिया को हम ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिएगा क्या कहा हमने, यह भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जनित एक ऐसी क्रिया है, भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जनित एक ऐसी क्रिया है जिसमें भूपटल के कटक या दरार से गैस, शैल पदार्थ और तप्त तरल मैग्मा बाहर निकलता है। दोस्तों ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा ये जनित होती है, और इसमें जो भूपटल के कटक या दरार हैं उसमें से या तो गैस निकलेगी या शैल पदार्थ निकलते हैं या तप्त तरल मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है। दोस्तों तो इस क्रिया को हम ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें पृथ्वी के भीतर या बाहर प्रकट होने वाली सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। दोस्तों लावा बाहर आए तो भी वो ज्वालामुखी क्रिया में शामिल होगा, अगर वो पृथ्वी सतह से बाहर नहीं आया, भीतर ही जम गया, तो भी हम उसे ज्वालामुखी क्रिया के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों इसमें क्या होगा देखिएगा, इससे शैल पदार्थ की उत्पत्ति होती है, प्रवाह होता है, निक्षेप होता है, और ठंडा होकर ठोस होने की क्रियाएं भी इसमें शामिल की जाती हैं। दोस्तों तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं, इसमें शैल पदार्थों की चट्टानों की उत्पत्ति होती है, प्रवाह होता है, उनका निक्षेपण भी होता है, और ठंडा होकर ठोस होने की क्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं। दोस्तों तो देखिएगा ज्वालामुखी पदार्थ जब सतह के नीचे छिद्रों में ही या दरारों में ही जम जाता है तो हम इसे आंतरिक ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों क्या कहा हमने, देखिएगा ये जैसे मान लीजिएगा ये हमारी सतह रह गई, और जो ज्वालामुखी पदार्थ थे और यहाँ से जो निकलने वाले ज्वालामुखी पदार्थ थे वो इस सतह से ऊपर नहीं आए, ऊपर न आकर के यहीं क्या हो गए, यहीं किसी रूप में ये जम गए, तो ये क्या कहलाएगा, आंतरिक ज्वालामुखी। समझ गए होंगे कि पृथ्वी सतह से नीचे है तो वो क्या कहलाएगा, आंतरिक ज्वालामुखी। पृथ्वी के अंदर है, अंतर मतलब अंदर, पृथ्वी के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, आंतरिक ज्वालामुखी।
और जब ये पदार्थ सतह से क्या होता है बाहर आ जाए, ये जब ये लावा क्या हो गया बाहर आ गया किसी भी रूप में, तो ये क्या कहलाएगा, तब ये बाह्य ज्वालामुखी कहलाता है दोस्तों। आंतरिक ज्वालामुखी जब लावा पृथ्वी सतह के अंदर ही रह गया, नीचे ही रह गया, तो आंतरिक ज्वालामुखी, और जब ये बाहर आ जाता है तो इसे बाह्य ज्वालामुखी अपने कहते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, आंतरिक ज्वालामुखी में बनने वाली आकृतियों को अपने देख सकते हैं। आंतरिक ज्वालामुखी कौन सा, वो ज्वालामुखी क्रिया जिसमें पृथ्वी सतह से लावा बाहर नहीं आता है दोस्तों। यहाँ देखिएगा, ये चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, ये मेंटल है, ये जो नीचे का क्षेत्र रह गया ये हमारा मेंटल रह गया, ये मैग्मा चेंबर है दोस्तों। ये कौन सा रह गया, मैग्मा चेंबर, जहाँ से मैग्मा बना हुआ है दोस्तों, और एनर्जी वेव्स के कारण ये बाहर आने का प्रयास करता है दोस्तों। देखिएगा, ये लावा यहाँ से चलता तो है, लेकिन चलने के बाद में इस सतह से ये बाहर नहीं आया, देखिएगा अंदर ही रह गया, ये हमारी पृथ्वी की सतह रह गई, तो इस सतह से ये बाहर नहीं गया है दोस्तों, ये सतह से क्या रह गया, अंदर ही रह गया। ये जो आकृतियां बनी हुई हैं ये सारी की सारी अंदर ही हैं। तो आंतरिक ज्वालामुखी में कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं उनको अपने यहाँ देख लेते हैं, प्रश्न आ जाते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ लिखने वाला है नहीं, सिर्फ इनकी आकृतियां हैं और आकृतियों की बनावट के आधार पर ही है जो इनको ये नाम दिए गए हैं दोस्तों। तो ये तो रह गया हमारा मैग्मा चैम्बर। उसके प्रकार से देखिएगा, ये जो गुंबदाकार हमारी आकृति बन रही है, ये जो गुंबदाकार आकृति है इसे हम कहते हैं बेथोलिथ। इसे हम क्या कहते हैं, बेथोलिथ। जब ये मैग्मा चैम्बर के पास में है, और इसी प्रकार की आकृति ऊपर देखिएगा, जब ये कहाँ बनती है, पृथ्वी सतह के पास में बनती हैं, तो हम इसे कहते हैं लेकोलिथ। तब हम इसे क्या कहेंगे, लेकोलिथ कहेंगे। देखिएगा, बेथोलिथ और जो लेकोलिथ है वो आकृतियां लगभग एक जैसी ही होती हैं, स्थान का फर्क है। अगर ये मैग्मा चैम्बर के पास में है तो हम इसे बेथोलिथ कहते हैं, और अगर ये ऊपर आ गई तो हम इसे क्या कहते हैं, लेकोलिथ कहते हैं। देखिएगा, प्रेशर था लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं था कि जो लावा है वो सतह को तोड़ करके, मैग्मा जो है सतह को तोड़ करके बाहर आ जाता दोस्तों। पृथ्वी के अंदर है तब तक हम उसे मैग्मा कहते हैं, बाहर आ जाने के बाद में उसे ही हम लावा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये बाहर तक नहीं पहुंच पाया, यहाँ आकर के ऐसी आकृति बन गई तो हम इसे लेकोलिथ कहते हैं। अब ये देखिएगा, ये अपनति और अभिनति के अनुसार इस प्रकार से एक वलयाकार सी आकृति जो हमारी बनी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, फेकोलिथ के नाम से जानते हैं। ये कौन सी रहेगी, फेकोलिथ आकृति हो गई। ये खाली बनावट के आधार पर है दोस्तों, और इसमें कुछ भी हमें याद नहीं करना है, बस ये हमें याद रखना है आंतरिक ज्वालामुखी में कौन सी आकृतियां बनती है या नहीं बनती है। अगर लिखना होगा तो भी हम इसी में से ही लिखते दोस्तों। यहाँ इधर इस साइड में देखिएगा, हमने क्या देखा, लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या है, प्याले जैसी या बेसिन नुमा आकृति। ये किस प्रकार की आकृति रहेगी, बेसिन। ये बेसिन नुमा जो आकृति होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम जानते हैं लोपोलिथ के नाम से। ये जो बेसिन के आकार की जो आकृति रह गई, ये वाली जो आकृति हमारी रह गई, इसे हम लोपोलिथ कहते हैं दोस्तों। शीट क्या हो गई, ये सीधी पट्टी के रूप में जमा हो गई। देखिएगा दोस्तों, पट्टी लेकिन कैसी है, पतली है, तो क्या कहलाती है, शीट। और यही अगर मोटी आकृति में जमा होती तो ये क्या कहलाएगी, सिल कहलाएगी। अगर देखिएगा, ये जो है लंबवत इस प्रकार से अगर कोई आकृति बन जाए जो पृथ्वी स्थल के बिल्कुल पास में ही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइक के नाम से जानते हैं दोस्तों। कई बार ये बाहर भी निकल जाती हैं दोस्तों। देखिएगा, अगर ये सतह हट जाए तो ये लेकोलिथ बाहर निकल आएगा, तो ये पठार का रूप ले लेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर जो है यानी आंतरिक ज्वालामुखी है, उसमें किस किस प्रकार की आकृतियां बनती हैं दोस्तों। इसका कोई कारण नहीं है, बस यहाँ पर जो भूमि थी जिस प्रकार की थी, जहाँ इसको जैसी जगह मिली उसी प्रकार से ये लावा है उसी आकृति में जम गया दोस्तों। तो इस आधार पर इनके नाम आते हैं। तो ये मैग्मा चैम्बर था, मैग्मा चैम्बर की हमने बात की। इसके बाद में बेथोलिथ। बेथोलिथ कहाँ होता है, मैग्मा चैम्बर के पास में होता है, ये बेथोलिथ था। फिर आए अपने फेकोलिथ। ये जो इस प्रकार की जो आकृति होती है इसे हम क्या कहते हैं, फेकोलिथ कहते हैं। ये बिल्कुल सतह के पास में है जिसे हमने लेकोलिथ कहा है दोस्तों। इसके बाद में इस साइड में देखिएगा, सबसे ऊपर आता है डाइक। तो डाइक इसका लंबाकार हो गया। ये देखिएगा दोस्तों, लंबवत जो आकृति होती है उसे हम डाइक के नाम से जानते हैं। सिल थोड़ी
चौड़ी होती हैं और शीट जो है वो थोड़ी सी पतली होती है दोस्तों। लोपोलिथ क्या हो गया, इस प्रकार की बेसिन नुमा या प्याले नुमा जो आकृति है उसे हम लोपोलिथ के नाम से जानते हैं दोस्तों। और किसी प्रकार से इसे डिवाइड नहीं किया गया है, ये कोई उत्पादन के आधार पर या प्रकृति के आधार पर नहीं है, केवल इनकी आकृतियों के आधार पर हमने इनको ये नाम दे रखे हैं दोस्तों। आगे देखिएगा बाह्य ज्वालामुखी के अंदर भी देख लेते हैं किस प्रकार की आकृतियां बनती हैं दोस्तों। देखिएगा अंदर है तो पृथ्वी स्थल पर तो कुछ बनना नहीं है, अगर ये जो लावा है वो बाहर आकर के जम जाता है तो या तो पर्वत बनेगा या पठार बनेगा, ये दो चीजें हमारे यहाँ पर बनती हैं। इसमें देखिएगा दरारी उद्गार जो है उसमें से जो लावा निकलता है तो वहां पर जो आकृति बनेगी उसे हम ज्वालामुखी पठार कहते हैं दोस्तों। पठार हम जानते हैं कि भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग होता है, लेकिन इस तरह से थोड़ा सपाट होता है दोस्तों। ये भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग तो है लेकिन ये सपाट होता है, और अगर यही जिसका शीर्ष हो, जिसका क्या हो, शीर्ष हो, तो ऐसी आकृति को हम पहाड़ी या पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो देखिएगा ये कब बनेगा, जब ये भूमि से निकलने वाला जो लावा है वो पतला होता है और इधर उधर फैल जाता है, तो फैलने के कारण जो क्या बनता है, ज्वालामुखी पठार बनता है दोस्तों। ये हमारा देखिएगा मेंटल रह गया, ये मैग्मा चैम्बर रह गया, ये यहाँ से लावा निकला लेकिन लावा एक झटके के साथ में नहीं निकला, दरारी ज्वालामुखी था तो यहाँ पर ये धीरे धीरे इधर उधर क्या करता है, फैल जाता है, और फैलने के कारण जो आकृति बनती है उसे हम ज्वालामुखी पठार के नाम से जानते हैं दोस्तों। पठार भी कई प्रकार से बनते हैं, मुख्य जो पठार बनते हैं वो ज्वालामुखी पठार ही हुआ करते हैं दोस्तों। तो जहाँ भी आप पहाड़ देखें, ज्वालामुखी देखें, वहाँ पर आप ज्वालामुखी की भी कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ आप पर्वत देखें, जहाँ आप पठार देखें, तो वो किसी न किसी रूप में देखिएगा मुख्यतः ज्वालामुखी से ही बनते हैं। आगे हम बात करते हैं बाह्य ज्वालामुखी ही की दूसरी क्रिया है केंद्रीय उद्गार है, जिसमें एक झटके के साथ में जो है वो लावा बाहर आ जाता है और जमने के बाद में देखिएगा इस प्रकार से किसका रूप ले लेता है, ज्वालामुखी पर्वत का रूप ले लेता है। सतह से बाहर तो है लेकिन किसका रूप है, ये देखिएगा ये एक पर्वत का रूप इसने ले लिया है, तो इसे हम ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये अपना मैग्मा चैम्बर होता है, ये ज्वालामुखी की पाइप रह गई, और ये इसे हम ज्वालामुखी शंकु भी कहते हैं क्योंकि पर्वत में शंकु की आकृति बनती है। ये जो ऊपर मुख होता है इसे हम क्रेटर कहते हैं दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रेटर क्या है, तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे ही हम क्रेटर के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर यही एक झटके के साथ में उड़ जाए या थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए, ये जो आकृति है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो इसे ही हम कोल्डेरा कहते हैं। और अगर क्रेटर में बरसात का पानी जमा हो गया, वो झील बन गई, तो क्रेटर झील कहलाएगी, और कोल्डेरा में अगर पानी जमा हो गया तो वो कोल्डेरा झील कहलाती है दोस्तों। ऐसा तब होगा जब ज्वालामुखी आने बंद हो चुके हैं दोस्तों, अन्यथा हम जानते हैं ज्वालामुखी का जो स्थान होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, वहाँ पानी किसी भी प्रकार से जमा नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने गर्म स्थान पे पानी के किस प्रकार से रहेगा दोस्तों। तो देखिएगा जब यहाँ पर ज्वालामुखी के उद्गार होने बंद हो गए, शांत ज्वालामुखी होते हैं, तो वहां पर पानी जमा हो जाता है, तो उससे झीलों का निर्माण भी हो जाता है दोस्तों। तो उसे क्रेटर झील कहेंगे या कोल्डेरा के हैं दोनों ही मुख। अगर बड़ा है तो उसे हम कोल्डेरा कह देंगे, और अगर हम छोटा है तो उसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। बड़ी सिंपल सी भाषा में हमने इसको देखा। इसके बाद में देखिएगा सिलिका की मात्रा के आधार पे भी हम लावे को दो आधार पे बांट सकते हैं, दो प्रकार से बांट सकते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। सबसे पहले अम्लीय लावा की बात करते हैं। जो मैग्मा निकलता है, जो पृथ्वी से बाहर आया, जो लावा के रूप में जाना जाता है, अगर उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अगर इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो ये गाढ़ा और चिपचिपा होगा, इसे हम अम्लीय लावा कहते हैं। इसका जो फैलाव है वो कम होता है, ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, ये केंद्रीय उद्गार में ही हुआ करता है दोस्तों। ये किस में होगा, केंद्रीय उद्गार में होगा, और ये क्रेटर के आसपास ही जमा हो जाया करता है, जैसे कि इटली का स्ट्राम्बोली है, फ्रांस का वाइडी डोम्ब है। और देखिएगा इसका जो लावा है वो गुंबदाकार शंकु बनाता है, इसी से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष को हम क्रेटर कहते हैं। इसकी बात अपने कर चुके हैं दोस्तों। देखिएगा हमने क्या कहा, जो लावा है, जो हम हमारे मैग्मा चैम्बर से जो लावा बाहर निकल रहा है, ये लावा कैसा था, गाढ़ा था, तो ये झटके के साथ बाहर निकलता है।
तो ये इस प्रकार से यहीं क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो यहीं जमा होकर के इस प्रकार से ये एक शंकु की आकृति बना लेता है, जिससे जो बनता है गुंबदाकार जो शंकु बनता है उसे ही हम ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी जानता है। ये अम्लीय लावा में होता है और अम्लीय लावा जो है वो गाढ़ा और चिपचिपा हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में क्षारीय लावा की बात करें तो इसमें सिलिका की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए ये क्या होगा, तरल और पतला होगा दोस्तों। ये फैलता है, ये ज्यादातर दरारी उद्गार में हमें देखने को मिलेगा। इससे शिल्ड शंकु बनते हैं, जैसे मोनालिया का हवाई द्वीप। इसके बाद में हम बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया के क्या कारण हो सकते हैं, ज्वालामुखी आता क्यों है। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि इसका जो मुख्य कारण है वो भूगर्भिक हलचलें मानी जाती हैं। अंतर्जात बल जो है वही इसका सबसे मुख्य कारण माना जाता है, जिसमें हमने ये देखा था कि पृथ्वी सतह के नीचे 100 किलोमीटर से 200 के मध्य जो है वो प्लास्टिक दुर्बल मंडल है। इस मंडल को हमने कहा था प्लास्टिक दुर्बल मंडल, और उसके अंदर कभी कभी मान लीजिएगा हॉटस्पॉट पैदा हो गया, तो इस हॉटस्पॉट के कारण एनर्जी वेव्स जो निकलती हैं उस यहाँ से चट्टानें जो हैं वो पिघलने लगती हैं। पिघलने के कारण चट्टानों का आयतन बढ़ गया और ये इनके जो मैग्मा था उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो वो जहाँ भी उसको दरारों के माध्यम से जगह मिलती है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो इसे ही हम ज्वालामुखी क्रिया के रूप में जानते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, देखिएगा। पहली बात हमने की भूगर्भिक असंतुलन। भूगर्भिक असंतुलन के कारण भूगर्भिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिससे ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है। यानी भूगर्भ में असंतुलन होगा, उतार चढ़ाव होगा, तो उससे जो वहाँ के भूगर्भिक क्षेत्र है वहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन भी होने शुरू होते हैं और इसी से ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है। गैसों की उत्पत्ति, जब देखिएगा भूगर्भिक जो जल है यानी भूमि के अंदर जो जल है वो दरारों के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाए, तो वहां देखिएगा वाष्प में परिवर्तित हो गया, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है और इससे भी क्या होती है, ज्वालामुखी क्रिया घटित हुआ करती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा भूगर्भ के तापमान में वृद्धि हो गई। भूगर्भ के तापमान में वृद्धि क्यों होगी, पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिनका जो विखंडन होता है तो उससे एनर्जी निकलती है और इससे जो शैलें हैं, चट्टानें हैं, वो द्रवित होनी शुरू होती हैं, पिघलनी शुरू हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं और उनका आयतन बढ़ जाता है। तो कमजोर दरारें जहां भी इनको मिलेगी वहां से लावा के रूप में यह बाहर निकलता है, जिससे भी ज्वालामुखी क्रिया आती है दोस्तों। इसके अलावा प्लेट विवर्तनिकी क्रिया भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर ज्वालामुखी जो आते हैं वो प्लेटों के सीमांत क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। भूपृष्ठ की विभिन्न प्लेटों की गतियों के कारण भी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी की क्रिया घटित होता है। इन शॉर्ट में आपको यहाँ बता दूं कि भूपटल जो वो है हमारा, वो कुछ प्लेटों में बंटा हुआ है दोस्तों, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों में बंटा हुआ है, जो निरंतर क्या है, गतिशील है। और जब वो एक दूसरे से या टकराएंगी या दूर जाएंगी तो उनकी गतियों के कारण भी जो है ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। जो ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप की क्रिया भी हमें देखने को मिलती है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार किस किस प्रकार के होते हैं मुख्यतः। तो सबसे पहले हम बात करें उद्गार की अवधि के आधार पर, यानी कितने समय तक उद्गार हुआ, उस आधार पर जो हम बांटते हैं। तो सबसे पहला आता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होगा, जिससे ज्वालामुखी आते रहते हैं, निरंतर उसमें से लावा निकलता ही रहता है। सुषुप्त, सुषुप्त का मतलब सोया हुआ है व्यक्ति, जो कभी जाग सकता है। सुषुप्त का मतलब क्या हुआ, सोया हुआ है, यानी इसमें आता तो है लेकिन कन्फर्म नहीं है, इसमें कुछ समय के अंतराल के बाद में जो है ज्वालामुखी आता रहता है। शांत की बात करें, अब वहां पर ज्वालामुखी नहीं आते, किसी काल में आते थे, अब वहां पर क्रेटर झील बन चुकी है या कोल्डेरा झील बन चुकी हैं। तो ऐसे जो ज्वालामुखी हैं उन्हें हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। किस आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर। इनमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों, इसे बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे अपने इसके विषय में और भी बात करेंगे विस्तार से। उद्गार के स्वरूप, यानी उद्गार का स्वरूप कैसा है उसके आधार पर जो आता है। सबसे पहले केंद्रीय उद्गार के बाद केंद्रीय, यानी एक केंद्र मुख से निकलेगा, यानी एक केंद्र हो गया, इस केंद्र बिंदु से निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, केंद्रीय उद्गार कहलाएगा। और केंद्रीय उद्गार वाले जो हैं वो 5 प्रकार के सामान्यतः अपने मानते हैं। हवाई तुल्य, यानी ये देखिएगा एक कोई ज्वालामुखी की आकृति और प्रकार देखा गया, उसी आधार पर इनको नाम दे दिए गए। तो हवाई तुल्य जो हवाई द्वीप से निकलने वाले उनके समान, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य, विसुएस तुल्य और पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है वो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के प्रकार माने जाते हैं। इसके अलावा जो हमने बात की थी, दूसरी बात आती है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। देखिएगा उद्गार की अवधि के आधार पर तो हमने कौन कौन से बांटे, सक्रिय,
सुषुप्त और शांत ज्वालामुखी, और उद्गार के स्वरूप के आधार पर हमने बांटे केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार वालों में आते हैं हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य, विसुएस तुल्य और पिलियन तुल्य। दोस्तों बहुत गहराई में जाए तो इनमें से प्रश्न वो पूछ सकता है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों आगे हम बात करें दोस्तों उद्गार की अवधि के आधार पर कौन से ज्वालामुखी के प्रकार थे, विस्तार से इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कौन से होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे लावा निकलता है, गैस निकलता है, धूल मिट्टी के कण नियमित रूप से निकलते ही रहते हैं। यहाँ हमें जो ध्यान रखना है, सक्रिय का मतलब क्या हुआ? जो सक्रिय है, जो कार्य कर रहा है, जहां से नियमित रूप से जो है वो लावा बाहर निकल रहा है, ऐसे ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। विश्व में इनकी संख्या लगभग 500 के आसपास मानी जाती है। दोस्तों कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण हम देख सकते हैं, स्ट्राम्बोली इटली के लेपारी द्वीप पर है, एटना इटली में है, कोटोपेक्सी इक्वेडोर में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है। माउंट इरेबस जो है ये अंटार्कटिका में है। बेरन ज्वालामुखी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी अपने अंडमान निकोबार द्वीप वाले को ही मान करके चलते हैं, जो बेरन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद में सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त का मतलब सोया हुआ। तो ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं है, लेकिन इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। ऐसे नहीं है कि हम उनके ऊपर घर बना करके बैठ जाएं। दोस्तों इतनी क्षमता हमारे अंदर अभी नहीं है, इतना विश्वास हमारा उसके ऊपर नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ समय पहले उसमें विस्फोट देखा गया है। जो कई वर्षों से सक्रिय तो नहीं है, लेकिन कभी भी इनमें विस्फोट हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को सुषुप्त कहते हैं। देखिएगा, सक्रिय कौन सा? जिसमें हमेशा विस्फोट होते रहते हैं। सुषुप्त कौन सा? जिसमें अभी नहीं हो रहा है लेकिन हो सकता है। और शांत जिसमें होने की संभावना नहीं है। दोस्तों ये 3 प्रकार हमने इसमें देखे थे। विसुवियस इटली में है, म्यूजियमा जापान में है, और क्राकाताओ जो है वो इंडोनेशिया में है। ये इसके सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण माने जाते हैं। शांत या मृत देखिएगा, मृत से अच्छा आपको समझ में आने वाला है डेड बॉडी हो गया, यानी अब वो उठने वाला नहीं है। दोस्तों क्या उठेगा? क्या डेड बॉडी उठती नहीं है? उसी प्रकार से मृत ज्वालामुखी अब ऐसा हो गया जिसमें सक्रियता की संभावना नहीं रह गई, जिसका मुख जो है वो क्रेटर झील के रूप में बदल चुका है और यहाँ उद्गार की संभावना अब बिल्कुल नहीं है। दोस्तों तो ऐसे ज्वालामुखी को हम शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, जिसमें उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं चिम्बिरा जो इक्वेडोर, किलिमंजारो केन्या है, माउंट पोपा जो है म्यांमार में है, एकांकागुआ अर्जेंटीना व चिली के मध्य है, कोह सुल्तान और देवबंद ईरान के अंदर है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं उद्गार के स्वरूप के आधार पर, यानी उद्गार के स्वरूप के आधार पर जो हवाई तुल्य और इनकी बात अपनी की थी, उनकी अपनी बात करते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले कौन से होंगे? देखिएगा, उद्गार के स्वरूप के आधार पर हमने मुख्यतः 2 बांटे थे, केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार वाले 5 प्रकार के थे। तो केंद्रीय उद्गार वाले कौन से होते हैं? जिनके अंदर जो ज्वालामुखी है वो उद्गार एक नली मार्ग से होता है और एक मुख से होता है, यानी इसमें जो ज्वालामुखी निकलेगा वो एक मुख से निकलेगा, एक केंद्र से निकलता है, इसलिए इसे केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें लावा एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है, इसका गलनांक ज्यादा होता है। दोस्तों इसमें आगे क्या होता है देखिएगा, ये एक अम्लीय सिलिका प्रधान लावा होता है और ये लावा जो है गर्जन और विस्फोट के साथ में भयंकर आवाज होती है, विस्फोट के साथ ये बाहर निकलता है और इस लावा से शंकु जैसी आकृति वाले पर्वत बनते हैं। उनके मुख पर क्रेटर और कोल्डेरा का निर्माण होता है, ये बात अपने कर चुके हैं। क्रेटर अगर मुख छोटा है और कोल्डेरा अगर विस्फोट के साथ में उसका मुख उड़ जाता है तो वो कोल्डेरा कहलाता है। दोस्तों इसमें देखिएगा, ज्वालामुखी के छिद्र को क्रेटर कहते हैं जब क्रेटर घोंसले के समान हो जाता है। जब क्रेटर जो है वो किसके समान हो गया? घोंसले के समान हो गया, यानी बड़ा हो गया, तो वो कोल्डेरा कहलाता है। दोस्तों बड़े अच्छे से अब तो आप इसको समझ चुके होंगे। उसमें जो पानी जमा हो गया तो वो जो झील क्या कहलाएगी? क्रेटर झील या कोल्डेरा झील कहलाती है। दोस्तों राजस्थान में इस प्रकार की झीलें हैं। दोस्तों मैंने आपको प्रश्न दे दिया है, तलाश करना कौन सी ऐसी झीलें हैं जो क्रेटर झीलें हैं राजस्थान की। अगर आपको मिले तो उसको कमेंट में बताना। दोस्तों आगे हम देखिएगा, बात करते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के प्रकारों के विषय में। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी की अपने सबसे पहले बात करते हैं।
हवाई तुल्य ज्वालामुखी कौन सा है? इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा जो होगा वो पतला होगा, इसकी तीव्रता कम होती है और शांत प्रकार का ज्वालामुखी होता है। इसमें लावा के जो छोटे छोटे कण हैं वो ऊपर तक उड़ जाते हैं। हवाई द्वीप जो है वो इसके लिए मुख्यतः जाना जाता है दोस्तों। ये इस प्रकार का ज्वालामुखी होता है दोस्तों। तो इसमें क्या कहा हमने, लावा पतला होता है, तीव्रता इसकी कम होती है, शांत प्रकार का होता है, छोटे छोटे कण ऊपर तक उड़ जाते हैं और हवाई द्वीप के कारण इसका नाम हवाई तुल्य आता है दोस्तों। स्ट्रोम्बोली तुल्य, स्ट्रोम्बोली में क्या होता है, ये इससे जो आगे वाला आता जाएगा ऊपर वाले से थोड़ा सा जो है तीव्रता और जो विस्फोटक मात्रा है उसमें बढ़ती चली जाएगी आगे से आगे दोस्तों। तो स्ट्रोम्बोली तुल्य जो है इस प्रकार के उद्गार में जो लावा है अपेक्षाकृत तीव्रता, तीव्र नहीं है, इससे ज्यादा तीव्र है, अपेक्षाकृत तीव्रता के साथ प्रकट होता है। यह गाढ़ा होता है और इनमें कभी कभी विस्फोट के साथ भी उद्गार होता है। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी है उसका उदाहरण है भूमध्य सागर में पाया जाने वाला स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है दोस्तों। तो स्ट्रोम्बोली के आधार पर हम इसे मानते हैं। ये देखिएगा इस प्रकार का होता है दोस्तों। अपेक्षाकृत क्या है, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा तीव्र है दोस्तों। तो आप चित्र में इसे बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ये स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है और ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी है दोस्तों, जिसकी अभी हमने बात की थी। इसके बाद में देखिएगा वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनो पहले वाले से थोड़ा सा हाई हो गया। इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी पदार्थ है वो एक भयंकर विस्फोट और तीव्रता के साथ बाहर निकलते हैं और विस्फोट के पश्चात राख और धूल से भरी जो गैसें हैं उनके विशाल काले बादल के रूप में काफी ऊंचाई तक ऊपर उठती रहती हैं और फूल गोभी के रूप में दिखाई देती है। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी की तरह को इसके ऊपर जो है ज्वालामुखी बना हुआ दिखाई देता है और जिस ज्वालामुखी की आप कल्पना करते हैं उसके कल्पना के अंदर, चित्रों के अंदर यही ज्वालामुखी ज्यादा दिखाया जाता है दोस्तों। देखिएगा इस प्रकार का ये ज्वालामुखी होता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि पूरे भयंकर विस्फोट के साथ में इसमें राख, धूल भरी गैसें और ये काले काले बादल के रूप में यहाँ आप इनको देख सकते हैं। ये बन जाती हैं, फूल गोभी की तरह इसकी आकृति दिखाई देती है। ये वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी माना जाता है। वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी कौन सा होता है? इटली में देखिएगा वेसुवियस है, उसी आधार पर हम इसे कहते हैं। ये वल्केनो की तरह ही क्या होता है, तीव्र और विस्फोटक होता है, लेकिन इसमें लावा अधिक ऊंचाई तक चला जाता है, इसलिए इसे वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी अपने कहते हैं। देखिएगा ये इसी का एक रूप अपने मान सकते हैं, वल्केनो के जैसा ही है, बस इसमें जो लावा है और अधिक ऊंचाई तक चला जाता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा पिलियन तुल्य। पिलियन तुल्य की बात करें, ये सबसे तेज होता है, इसमें सबसे अधिक विस्फोट होता है दोस्तों। इसमें सबसे अधिक विस्फोट होता है और इसका रूप भी बड़ा भयंकर होता है और ये सर्वाधिक विनाशकारी भी होता है। इसमें जो लावा निकलता है वो चिपचिपा होता है, गैस की मात्रा भी इसमें काफी ज्यादा होती है। इंडोनेशिया का क्राकाताओ जो है वो इस प्रकार का उदाहरण जाना जाता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा विस्फोटक होता है, इसलिए सबसे ज्यादा ऊंचाई तक भी जाता है दोस्तों। और हमने देखा पांचों किस प्रकार से थे, आगे से आगे तीव्रता के आधार पर हमने इनको वर्गीकृत किया हुआ है दोस्तों। आगे इसके बाद में हम बात करते हैं उद्गार के स्वरूप के आधार पर ही अपने बात कर रहे थे। हमने केंद्रीय उद्गार वाले देख लिए थे। इसके बाद में आता है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी वाले कौन से होंगे? इसमें जो लावा निकलता है वो दरारों के माध्यम से निकलेगा, बिना विस्फोट के शांतिपूर्वक निकलता रहता है। देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा ये एक दरार रह गई और नीचे जो लावा है वो इस दरारों से रिश्ता रहता है, इस प्रकार से रिश्ता रहता है और इस प्रकार से ये जमा होता रहता है। तो इससे जो बनता है वो पठार बनता है दोस्तों। इससे क्या बनेगा? पठार होगा। पतला होता है इसलिए फैल जाता है, इससे लावा पठार का निर्माण होता है। जैसे दक्कन का लावा पठार है भारत के अंदर, वो इसी का उदाहरण माना जाता है और कोलंबिया का पठार है वो भी इसी का उदाहरण माना जाता है दोस्तों। देखिएगा जहां भी आप पठार पर, पहाड़ पर जाएं तो कम से कम उस समय उसके ऊपर खड़े हों तो ये सोच लेना कभी यहाँ पर कुछ इस प्रकार की क्रियाएं रही होंगी दोस्तों। अब नहीं है लेकिन किसी काल में ये रही होंगी दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा ज्वालामुखी के कुछ गौण रूप भी होते हैं, उनकी भी अपने बात कर लेते हैं। गौण रूपों में देखिएगा धुआंरा। धुआंरे क्या होते हैं? ये तीव्र वेग से जब धुआं और गैस का उत्सर्जन होता है तो उसे हम धुआंरे के नाम से जानते हैं। जिस धुआंरे में गंधक की मात्रा ज्यादा होगी उसे सोफल तारा कहते हैं। सोफल तारा किसे कहते हैं? सोफल तारा एक धुआंरा ही है दोस्तों। सोफल तारा क्या है? एक धुआंरा ही है। और धुआंरा क्या है? जिसमें धुआं और गैस निकलती हैं। जब इस धुएं गैस में जो है गंधक की मात्रा आ जाए, ज्यादा हो जाए तो उसे सोफल तारा अपने कहते हैं दोस्तों। विश्व में धुआंरे का प्रमुख क्षेत्र जो है वो करमई
ज्वालामुखी क्षेत्र माना जाता है जहां हजारों द्वारे एक साथ मिलते हैं। इसे 10 सहस्त्र धूम्र घाटी, 1000 द्वारों की घाटी भी अपने कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में गैसर या गीजर, ये नाम आपने घरों के अंदर सुना भी होगा। देखिएगा घरों में जो गीजर होता है उससे हमें क्या मिलता है, इसी से याद रख लीजिएगा, गर्म पानी मिलता है कि नहीं मिलता। उसमें जब भी चलाओ तो गर्म पानी आता रहता है। गीजर का मतलब क्या होता है, जब आप उसको चलाओगे तो पानी उसमें से गर्म आता रहता है, कुछ देर आएगा, बंद कर दोगे, वापस कुछ देर बाद में क्या होगा, गर्म पानी निकलता रहता है दोस्तों। तो इसमें से निरंतर गर्म जल निकलता रहता है और इसे ही हम गीजर या गैसर के नाम से जानते हैं। इसमें गर्म जल एक अंतराल पर तीव्र वेग से सतह के ऊपर आता रहता है। इस प्रकार से ये गर्म जल का स्रोत ही माना जाता है दोस्तों। ये क्या माना जाता है, गर्म जल का स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी क्षेत्रों से ही संबंधित होता है। अब देखिएगा लावा तो बाहर निकल पा रहा है, लेकिन वहां से गर्म जल जो है वो बाहर निकल रहा है। गैसर का प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो यूएसए का येलोस्टोन पार्क माना जाता है। यहाँ गैसर के समूह हैं, बहुत सारे समूह यहाँ देखने को मिलते हैं। ओल्ड फेथफुल गैसर का नाम आपने सुना होगा, वो यहीं पर है दोस्तों। ओल्ड फेथफुल गैसर जो है वो यहीं पर है और इससे हर मिनट यानी प्रति मिनट के अंतराल पर जल सतह पर आता रहता है, यानी हर मिनट में जो है वो गैसर इसमें आते रहते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा हम बात करते हैं ज्वालामुखी के वितरण क्षेत्रों के विषय में कि ज्वालामुखी क्षेत्र पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। वैसे तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ विशेषता प्लेटें टकराती हैं या दूर होती हैं वहाँ ऐसी स्थिति आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों। ये 4 इसके ज्वालामुखी वितरण क्षेत्र माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, परिप्रशांत पेटी है जिसे रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं। हमने पिछले जब महासागरों की बात की थी तब भी की थी हमने। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र हम इसे कहते हैं। प्लेटों के अंदर जो ज्वालामुखी आते हैं उन्हें हम अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिएगा, ये हमारे मैप के अंदर हम इसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ज्वालामुखी वितरण के क्षेत्र हैं। 1 नंबर की यहाँ अपने बात करें तो 1 नंबर जो है वो कौन सा रह गया, परिप्रशांत पेटी है दोस्तों। ये और ये जो हिस्सा है दोनों पर प्रशांत महासागर का है। ये एक वलय के रूप में पाया जाता है, इसलिए हम इसे अग्नि वलय कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अग्नि वलय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो 2/3 ज्वालामुखी क्षेत्र है वो यहीं पर पाए जाते हैं दोस्तों। तो काफ़ी सारे यहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, इसलिए हम इसे अग्नि वलय भी कहते हैं। और दूसरा जो आता है वो हमारा रह गया, कौन सा क्षेत्र रह गया, मध्य महाद्वीपीय पेटी या फिर मेखला रह गया। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी या मेखला कौन सा रह गया, ये वाला देखिए, क्योंकि ये महाद्वीप के मध्य से गुजर रही रेखा है। यहाँ भी 2 प्लेटें ही टकरा रही हैं दोस्तों, उनकी भी बात अभी अपने करेंगे। पहले क्षेत्र को देख लीजिएगा। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये जो क्षेत्र है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी या मेखला के नाम से जाना जाता है। तीसरा मध्य अटलांटिक पेटी, ये अटलांटिक महासागर के बीच में ऐसा करती वाली ही जो पेटी है उसे ही हम क्या कहते हैं, मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से जानते हैं, जो आइसलैंड से शुरू होती हैं और बुफेट जो हमारा द्वीप है वहाँ तक हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। ये तीसरा जो था। चौथा हमने बात की अंतरा प्लेट जो ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ हम ये देख सकते हैं कि अभिसारी सीमांत के रूप में हम इसको देखते हैं। 1 नंबर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो 1 नंबर है ये जो हमारा सीमांत क्षेत्र रह गया, जहाँ 2 प्लेटें टकराती हैं और जहाँ तक उन प्लेटों के टकराने का प्रभाव क्षेत्र है उसे हम जो है सीमांत कहते हैं। ये अभिसारी सीमांत में है दोस्तों। ये कौन से में है, अभिसारी सीमांत। देखिएगा दोस्तों, जब 2 प्लेटें इस तरह से टकरा रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं दोस्तों, ऐसे और इस तरह से जब आ रही हैं यानी टकराने वाली हैं, तो यहाँ जो होगा वो अभिसरण होगा। इसे हम अभिसारी सीमांत कहते हैं। जिस जिस क्षेत्र पर इसका यानी यहाँ से यहाँ तक प्रभाव है तो हम इसे अभिसारी सीमांत कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये इस तरह से जो है ये दोनों प्लेटें जो हैं वो टकरा रही हैं तो अभिसारी सीमांत है। यहाँ पर दूर हो रही हैं दोस्तों, ये अपसारी सीमांत का क्षेत्र है। मध्य अटलांटिक पेटी जो है हम उसे अपसारी का मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटें क्या होगी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये इधर जा रही हैं और ये जो है वो इधर जा रही हैं। यहाँ से क्या हो रही है, इधर जा रही है और यहाँ से इधर जा रही है, यानी दूर हो रही है, तो इसे अपसारी सीमांत कहते हैं दोस्तों। ये जो आपकी पेटी रह गई मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये भी अभिसारी का ही एग्जाम्पल माना जाता है दोस्तों। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट थे
ज्वालामुखी वितरण के क्षेत्र थे जिनके विषय में अपनी बात कर ली है। आगे हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। प्रभावों में देखिएगा रचनात्मक भी है और विध्वंसात्मक भी है दोस्तों। रचनात्मक की बात करें तो इससे जो देखिएगा मिट्टी बनती है वो भी कई बार काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। जैसे जो राजस्थान में काली मिट्टी का जो मध्यम काली मिट्टी का जो क्षेत्र रह गया वो इसी प्रकार की मृदा को अपने मान करके चलते हैं। भारतीय महाद्वीप की काली मिट्टी जो है वो इसी का परिणाम माना जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिज वाली पट्टियां भी हमें इसी में देखने को मिलती हैं दोस्तों, क्योंकि भूमि के अंदर से ही जो है वो खनिज निकल करके आते हैं दोस्तों। विध्वंसात्मक में क्या होगा, ज्वालामुखी जब आता है तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है और मानव जीवन में वातावरण को हानि भी होती है दोस्तों। भूकंप से विनाश भी होता है, करोड़ों की संख्या में कई बार समुद्री जीव की भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले पदार्थों के विषय में भी अपने बात करते हैं, कौन कौन से पदार्थ इसमें से निकलते हैं दोस्तों। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करें लेपिली के विषय में। लेपिली क्या होती है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मटर के दाने के आकार के जो टुकड़े निकलते हैं उन्हें हम लेपिली कहते हैं दोस्तों। लेपिली किसे कहते हैं, जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मटर के दाने के जो आकार के टुकड़े निकलते हैं उन्हें ही हम लेपिली के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा प्यूमिक। प्यूमिक किसे कहेंगे, ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलने वाले चट्टानों के टुकड़ों का घनत्व यदि जल से कम होता है तो ऐसे टुकड़े को हम प्यूमिक कहते हैं। प्यूमिक कौन सा हो गया, ज्वालामुखी क्रिया के समय जो है चट्टानें निकलती हैं लेकिन उनका घनत्व जो है वो जल से कम होता है दोस्तों। इसके बाद में ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम किसे कहेंगे, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले बड़े जो टुकड़े हैं उन्हें ही हम बम के नाम से जानते हैं। पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूपटल पर आने वाली चट्टानों के वे बड़े टुकड़े जो सबसे पहले निकलते हैं उन्हें हम पायरोक्लास्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा लावा। लावा क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ है, उसे हम लावा कहते हैं दोस्तों। जो मैग्मा है वही धरती पर आकर के लावे के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है दो प्रकार का होता है, अम्लीय और क्षारीय होता है दोस्तों। आगे देखिएगा अगली क्लास में हम भूकंप के विषय में बात करेंगे दोस्तों। दोनों को एक ही में हमें पढ़ना था लेकिन टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए हमें इसका एक और वीडियो बनाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, इन 12 यूनिट्स की टेस्ट सीरीज भी हमारी एंड्रॉयड ऐप पर आपके लिए फ्री अवेलेबल हैं और जैसे ही परीक्षा की कोई सूचना आएगी तो और भी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाई जाएगी दोस्तों। तो आप उस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इन क्लासेस की पीडीएफ जो है वो हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलती हैं। वहां से इनकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप लिख भी सकते हैं साथ साथ और अगर लिख नहीं पाए तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ई बुक के रूप में सारा मैटर भी आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। तो किसी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की शंका न रखें कि सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा दोस्तों। 2007 से हमारा संस्थान जो है वो कार्य कर रहा है, निरंतर स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कार्य कर रहा है दोस्तों। ऑफलाइन क्लासेज में भी रीट की हमारी फीस नहीं लगती है दोस्तों। तो हमारे लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है और कुछ अलग भी नहीं है दोस्तों, वही मैटर क्लास वाला अपने यहाँ पर करवा रहे हैं दोस्तों। तो किसी प्रकार की चिंता शंका मत रखिएगा, पूरा कोर्स आपको यहाँ पर करवाया जाएगा दोस्तों। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कोर्स को आप निरंतर रखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा लेना ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।